गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भारत के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर की और इसके अंतर्गत इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित हमारा सिलेबस है वो चल रहा था और इसमें जो टॉपिक था हमारा सिंचाई से संबंधित। इरिगेशन सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। तो सिंचाई के अंतर्गत हम बात कर रहे थे सिंचाई के प्रमुख स्रोतों। सिंचाई के प्रमुख स्रोतों में कौन कौन से स्रोत हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा था नहर के संबंध। नित्यवाही नहरें और अनित्यवाही नहरें दो प्रकार की पाई जाती हैं। नित्यवाही नहरें कहाँ पाई जाती हैं और कौन सी नहरें होती हैं जहाँ वर्षा का जल वर्ष भर रहता है, और अनित्यवाही नहरें होती हैं जिसमें वर्षा का जल वर्ष भर नहीं पाया जाता है और किन क्षेत्रों में होती हैं ये भी हमने बात की थी। अब हम जो नेक्स्ट जो सिंचाई का स्रोत है वो पढ़ने जा रहे हैं, उसमें कौन सा है नलकूप। इनका जो विस्तार है वो विस्तार देखेंगे, इनकी जो संरचना उस संरचना की बात करेंगे। भारत के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में से कौन कौन से ऐसे राज्य जहाँ पर कुएं व नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है, तो इन सारे तथ्यों की हम बातें करें। देखिए, कुएं और नलकूप की बात की जाती है तो भारत के किन क्षेत्रों में कुओं व नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, एक तो ये जो क्षेत्र है ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये क्षेत्र। ठीक, दो क्षेत्र हमें स्पष्ट हो रहे हैं। ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो स्पष्ट हो रहा है। कौन सा क्षेत्र है? उत्तर का ईशान। और नीचे वाला जो क्षेत्र है वो है पूर्वी तटीय प्रदेश। इन दोनों क्षेत्रों में मुख्यतः देखा गया है कि कुओं व नलकूपों के द्वारा इन दोनों क्षेत्रों में सिंचाई की जाती है। देखिए, यहाँ पर पश्चिमी तटीय प्रदेश नहीं है बल्कि पूर्वी तटीय प्रदेश स्पष्ट हो रहा है। पश्चिमी तटीय प्रदेश का अधिकांश भाग जो है वो पर्वतीय है। कैसा भाग है? पर्वतीय स्पष्ट होता है। जो सह्याद्री है वो स्पष्ट होती है, जहाँ अनुकूल दिशा नहीं पाई जाती। अब देखिए, उत्तर के विशाल मैदान के पश्चिमी भाग में बात करेंगे। इस पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ के क्षेत्र की बात करते हैं तो इन क्षेत्रों के अंतर्गत में क्या है? कुओं की संरचना मिलती है, लेकिन इन कुओं की जो गहराई होती है वो लगभग 7 से 10 मीटर तक की गहराई पाई जाती है। कहाँ पर? उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ। उत्तर के विशाल मैदान के पश्चिमी भाग के अंतर्गत क्या है? कुओं की जो गहराई है वो क्या है? अधिक है। लेकिन विशाल मैदान के अंदर बात करेंगे तो वहाँ पर क्या है? लगभग जो कुओं की गहराई है वो क्या है? 5 मीटर। अब कहने का तात्पर्य क्या है? जो भूमिगत जल है वो पश्चिमी भाग में अधिक गहरा है और उत्तर के विशाल मैदान में क्या है? ऊपर की ओर पाया जाता है पश्चिमी भाग की अपेक्षा। ठीक, ये कम गहरा है। तो देखिए, जब ये इसकी गहराई अधिक है तो जो पश्चिमी भाग में कुओं का जो निर्माण किया गया है वो पक्के व गहरे कुओं का निर्माण किया गया। इस भाग में, पश्चिमी भाग में
लेकिन हम विशाल मैदान की बात करते हैं, तटीय प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पर कितना है, लगभग 5 मीटर के आसपास क्या है, भूमिगत जल की गहराई देखी जाती है। तो यहाँ पर किस प्रकार के कुएं बनाए गए हैं, कच्चे कुएं बनाए गए हैं। कच्चे कुओं का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। जहां भूमिगत जल की गहराई अधिक है वहां पर क्या किया गया है, पक्के कुओं की प्रधानता स्पष्ट हुई है। और जहां पर भूमिगत जल क्या है, 4 से 5 मीटर की गहराई में पाया जाता है, वहां पर एक कच्चे या हम कह सकते हैं कम गहरे कुओं का निर्माण है या कम गहरे। ठीक है, अब देखते हैं कि किन क्षेत्रों के अंतर्गत सर्वाधिक कुएं में नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो देखिए, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मुख्य जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र कौन से हैं, ये क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इन क्षेत्रों में कुओं द्वारा जो सिंचाई है वो सिंचाई सर्वाधिक देखी जाती है। ठीक है, लेकिन भारत में सिर्फ एक पर्टिकुलर राज्य की बात करेंगे जहां पर सर्वाधिक कुओं व नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है, तो वो क्षेत्र हो गया आपका गुजरात। गुजरात में सर्वाधिक बात की जाए तो सर्वाधिक नलकूपों द्वारा जो सिंचाई है वो कहाँ की जाती है, नलकूपों की बात करेंगे तो वो सर्वाधिक नलकूपों द्वारा सिंचाई कहाँ है, गुजरात राज्य के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक, और इन क्षेत्रों में कुओं का विकास क्यों हुआ, देखिए एक तो क्या है, यहाँ की जो चट्टान है वो चट्टान कैसी पाई जाती है, मुलायम पाई जाती। मुलायम चट्टान होने के कारण जो भूमि का जो खोदने की प्रक्रिया वो क्या होती है, आसान हो जाती है। तो कुओं के निर्माण के जो कार्य है वो आसानी से कार्य क्या है, संपन्न किया जाता है। तीसरी हम बात करते हैं, ये क्या है, ये जो सिंचाई का संसाधन है ये कम खर्चीला संसाधन माना जाता है, आसानी से कार्य किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ की जो चट्टान है वो क्या है, मुलायम पाई जाती है, जिससे क्या है खुदाई कार्य क्या हो जाता है, आसान हो जाता है और ये कम खर्चीला संसाधन स्पष्ट होता है। अब देखिए, कुएं व नलकूपों से सिंचाई करने पर बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। उन लाभों की बात करते हैं तो कौन कौन से लाभ कुएं तथा नलकूपों के द्वारा सिंचाई करने से प्राप्त होते हैं उनकी हम बात करते हैं। पहली बात तो हम देख रहे हैं कि अगर कुओं तथा नलकूपों के द्वारा सिंचाई कर रहे हैं तो जितने जल की आवश्यकता होती है उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग हम उसका प्रयोग करते हैं। कई बार क्या होता है, वर्षा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, इससे फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। लेकिन हमें जितने जल की आवश्यकता है उतना जल प्रदान करने के लिए हमें एक फिक्स क्राइटेरिया रखना है। तो उसके लिए जो उत्तम माना जाता है वो कौन माना जाता है, कुआं व नलकूप माना जाता है। तो कुआं व नलकूप सिंचाई क्षेत्रों में जल का उपयोग क्या है, हम आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जल का जो जमाव है, एक तो जल जमाव नहीं होगा एक जगह, दूसरा कई बार अम्लता की समस्या आ जाती है तो वो भी नहीं आएगी, कई बार क्षारीयता की समस्या आ जाती है ये भी नहीं आएगी, कई बार लवणीयता की समस्या आ जाती है तो ये भी नहीं आएगी। तो ये जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं
तो कुएं व नलकूपों के द्वारा सिंचाई करने से इस प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। ये अम्लता, क्षारीयता, लवणता की बात करेंगे तो ये क्या इससे स्पष्ट होती है। ये मिट्टी का जो पीएच मान होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन की जो क्षमता होती है, वो क्षमता प्रदर्शित करता है मिट्टी के अंदर। और इसके निराकरण के लिए हम क्या है, चूना पत्थर का इस्तेमाल करते हैं, जिप्सम का इस्तेमाल करते हैं, रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं, फिर इन समस्याओं को दूर करते हैं। इसके लिए क्या है, जो नलकूप हैं उनके माध्यम से हम सिंचाई करेंगे तो हम ये स्पष्ट होगा हमें कि जल का हम क्या है आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। पहला लाभ तो ये प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात करेंगे, ये जो सिंचाई का साधन है ये कैसा है, सस्ता साधन माना जाता है। कुएं व नलकूप क्या है, नहरों के निर्माण में क्या है ज्यादा खर्च होता है, ठीक है, लेकिन कुएं व नलकूपों में क्या है, नहरों की अपेक्षा बात करें तो ये बिल्कुल क्या है कि सस्ता साधन माना जाता है। ठीक, साथ साथ में हम देख रहे हैं कि इसके रख रखाव की बात की जाए तो जो रख रखाव है वो रख रखाव क्या है, उस पर भी क्या है अधिक खर्च नहीं लगता है। रख रखाव से संबंधित जो खर्च लगेगा हमारा, वो खर्च क्या है इसमें अधिक नहीं लगेगा। नहरों की बात करेंगे तो उसके रख रखाव के लिए एक तो ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है, प्लस में व्यय की बात करेंगे तो व्यय भी क्या होगा उस पर अधिक होगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो लाभ है वो ये है कि अन्य जो स्रोतों की बात करें, जैसे नहर की बात करते हैं तो नहर कोई व्यक्तिगत साधन के रूप में नहीं मानी जाती है, लेकिन कुएं व नलकूपों की बात करेंगे तो ये एक प्रकार से क्या है व्यक्तिगत साधन माना जाता है सिंचाई का। और व्यक्तिगत साधन होने के कारण क्या है, जो किसान है वो किसान क्या है अपनी आवश्यकता अनुसार इसको क्या करेगा उपयोग में लेगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई ऐसी फसल है जिसको लगातार 20 दिन के बाद में पानी डालना आवश्यक हो जाता है, तो क्या करेगा, कुएं व नलकूपों के द्वारा उसको लगातार 20 दिन के बाद में क्या है सिंचित करता रहेगा। अगर कुएं नलकूप नहीं होंगे, कोई अन्य सिंचाई का साधन होगा तो हो सकता है उसकी जो समय अवधि है उसमें विचलन उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्या है जो व्यक्तिगत साधन है अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग कर लेता है। ठीक है, चौथे हम लाभ की बात करते हैं तो अन्य जितने भी सिंचाई के साधन हैं, तो सिंचाई के साधनों में देखा गया है तो कुएं नलकूप की बात करेंगे तो ये इनके निर्माण के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता नहीं होती है। ये जो सिंचाई का साधन है कुएं व नलकूप, इन साधनों के लिए अधिक जगह की आवश्यकता नहीं होती, ये कम जगह में भी क्या है इसका निर्माण हो सकता है। बाकी अन्य क्षेत्रों की बात करेंगे, जैसे नहर की बात करते हैं, तालाब की बात करते हैं, उसमें इसकी अपेक्षा क्या है ज्यादा भूमि की आवश्यकता होती है। ठीक, ये हमने बात की है कुएं व नलकूपों से संबंधित। अब हम बात करेंगे जो तीसरा है सिंचाई का साधन तालाब, उसकी हम बात करेंगे। अब देखिए तीसरा जो साधन है सिंचाई का, उसकी हम बात कर रहे हैं तालाब। तालाब की बात करते हैं तो इसके ऐतिहासिक
दृष्टि से देखा जाए तो 1950-51 में जो भारत देश के अंतर्गत तालाब से द्वारा जो सिंचित क्षेत्र था वो कितना था? लगभग 17.2%। लेकिन वर्तमान दृष्टि से बात करेंगे तो ये जो प्रतिशत है ये क्या हो गया है? घटकर कितना आ गया है? 7% आ गया है। इससे हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि जो अन्य सिंचाई के साधन थे उनकी क्या हुई है? ग्रोथ हुई है और इसका जो प्रतिशत है वो क्या हो गया है? कम हो गया है। अब देखिए तालाबों द्वारा जो सिंचाई है वो भारत के किन क्षेत्रों में की जाती है? एक तो हम बात करते हैं मध्यवर्ती क्षेत्र और दूसरी हम बात करते हैं दक्षिणी भारत के अंतर्गत इस प्रकार की सिंचाई की जाती है तालाबों के माध्यम से। अब देखिए दक्षिणी भारत की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इन राज्यों के अंतर्गत देखा गया है कि जो सिंचाई का स्रोत है वो कौन सा है? तालाब स्पष्ट होता है। यहाँ पर तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है। लेकिन राज्यों के अंतर्गत सर्वाधिक तालाबों द्वारा जो सिंचाई है वो कहाँ की जाती है? सर्वाधिक तालाबों द्वारा जो सिंचाई है वो सिंचाई कहाँ की जाती है? वो की जाती है तमिलनाडु में। कहाँ की जाती है? तमिलनाडु में की जाती है सर्वाधिक तालाबों द्वारा सिंचाई। अब देखिए ये महत्वपूर्ण साधन माना जाता है सिंचाई का, तो इस महत्वपूर्ण साधन होने के निम्नलिखित कारण हैं। क्यों इसको महत्वपूर्ण साधन माना गया तालाब को? तो देखिए दक्षिणी भारत की बात करते हैं तो दक्षिणी भारत में जो नित्यवाही नहरें थी उन नहरों का विकास नहीं हो सका। नित्यवाही नहरों का विकास इसमें नहीं हो सका। यहाँ जो इन क्षेत्रों की बात करते हैं तो इन क्षेत्रों में जो नदियां हैं वो नदियां किस समय स्पष्ट होती हैं? वर्षा के समय। वर्षा के समय स्पष्ट होगी तो वहां पर अनित्यवाही नहरों का निर्माण होगा, जिसके कारण क्या है? अनित्यवाही नहरों के कारण अन्य जो सिंचाई के साधन है उनका विकास किया गया, जैसे तालाब। ठीक। दूसरा हम देख रहे हैं दक्षिणी भारत की बात करेंगे या हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की। पठारी भाग कैसा भाग है? पठारी। और पठारी भाग होने के कारण इसकी जो भूगर्भिक संरचना है वो भूगर्भिक संरचना क्या है? काफी कठोर सपाट होती है। काफी कठोर सपाट होती है। इसके कारण क्या है? यहाँ पर नहरें बनाना क्या हो जाता है? अधिक खर्चीला हो जाता है, साथ साथ में अधिक कठिन कार्य हो जाता है। इस कारण क्या है? यहाँ पर तालाबों का विकास होना शुरू हो गया। ठीक है। अब देखते हैं हम अगला कि प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो प्रायद्वीपीय भारत की जो संरचना है वो संरचना कैसी है? उबड़ खाबड़ संरचना। और उबड़ खाबड़ धरातल होने के कारण क्या है? यहाँ पर प्राकृतिक तालाबों का निर्माण हो जाता है। प्राकृतिक तालाबों का निर्माण हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ की जो संरचना है कैसी है? उबड़ खाबड़ संरचना है, जिसके कारण तालाबों का निर्माण होता है। तो ये सिंचाई के साधनों की बात कर रही हूँ, नहर, कुएं व नलकूप और तट। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम इन्हीं 3 साधनों के बारे में बताएंगे, नहर के बारे में, कुएं व नलकूप के बारे में और तालाब के बारे में। इसके बाद में कुछ परियोजनाओं की बात करेंगे तो वो बात करेंगे हम
नेक्स्ट क्लास में। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।